शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। देश के सभी राज्यों में कामगारों के मिनिमम वेजेस अलग अलग हैं, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और में जो कामगारों के न्यूनतम पगार की स्थिति है बेहद खराब है। यही वजह रही कि नोएडा में कामगारों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। यूपी सरकार एक्शन मोड में आई और मिनिमम वेजेस में 21% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि आखिर मिनिमम वेजेस तय करने का पैमाना क्या है और ये समय पर आखिर क्यों मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता। इन नियमों को कंपनियां कितनी गंभीरता से लागू करती हैं और इसमें क्या कुछ खामियां हैं इस पूरे सिस्टम में वेजेस के। इसको स्ट्रक्चर को और कैसे मजबूत किया जाए और इसको मजदूर के हक का बनाया जाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि मजदूर आगे मजबूर न बने रहें, उन्हें मजबूत किया जाए। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं आज के मेहमानों के साथ। विकास के पहिए को रफ्तार देने वाले मजदूरों के पसीने की कीमत यानी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी इन दिनों खूब चर्चा में है। देश के हर राज्य में श्रमिकों के पसीने की कीमत अलग अलग तय है। कहीं उन्हें अपनी मेहनत का वाजिब हक मिल रहा है, तो कहीं न्यूनतम जरूरतों के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। हाल ही में नोएडा में हुए भारी बवाल ने इस वेतन असमानता को नेशनल डिबेट का मुद्दा बना दिया। हरियाणा में श्रमिकों की सैलरी में हुई 35% की भारी बढ़ोतरी ने पड़ोसी राज्यों के श्रमिकों के बीच चिंगारी भड़काने का काम किया, जिसके बाद दूसरे राज्यों को भी अपने वेतन ढांचे में तत्काल बदलाव करना पड़ा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र नोएडा में उस समय हालात बेकाबू हो गए जब हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। मजदूरों की मांग को लेकर प्रशासन हरकत में आया और राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से अंतरिम वेतन वृद्धि का निर्णय लिया। यूपी सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाली नई वेतन दरों का ऐलान किया, जिसमें लगभग 21% तक इजाफा किया गया। नोएडा और गाजियाबाद जैसे हाईटेक शहरों में अब अनस्किल्ड मजदूरों को 13,690 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। वहीं सेमी स्किल्ड श्रेणी में आने वाले मजदूरों को ये रकम 15,069 रुपए मिलेगी और स्किल्ड कर्मियों के लिए 16,868 रुपए ये रकम होगी। तो वहीं प्रदेश के दूसरे नगर निगमों और बाकी यूपी के जिलों के लिए ये दरें थोड़ी कम रखी गई हैं, जहां अकुशल मजदूरों को 12,356 रुपए से लेकर 13,006 रुपए के बीच वेतन मिलेगा। मजदूरी के मामले में हरियाणा फिलहाल देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। 10 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा सरकार ने वेतन में 35% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। यहाँ अब एक अनस्किल्ड मजदूर को कम से कम 15,220 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। वहीं स्किल्ड श्रमिकों के लिए ये आंकड़ा 18,000 रुपए और टेक स्किल्ड कर्मियों के लिए 19,000 रुपए तक पहुंच चुका है। दिहाड़ी मजदूरों की अगर बात करें तो हरियाणा में मजदूरों को 585 रुपए से लेकर 747 रुपए प्रतिदिन तक मिल रहे हैं, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। उत्तर भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में मजदूरी की दरें अब भी काफी कम है। आंकड़ों की अगर माने तो बिहार में कुशल श्रमिक का वेतन 11,336 रुपए प्रति माह के आसपास शुरू होता है। हालांकि उच्च कुशल श्रेणी के लिए यह 17,472 रुपए तक जाता है, लेकिन अकुशल और अर्धकुशल श्रेणी के मजदूरों के लिए ये राज्य हरियाणा या दिल्ली के मुकाबले काफी पीछे है। यही कारण है कि बिहार से मजदूरों का पलायन दूसरे समृद्ध राज्यों की ओर लगातार बना हुआ है। दरअसल देश भर में मजदूरी के अलग अलग रेट हैं। हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मजदूरों की जरूरतों के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करता है और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में मजदूरों की जो स्थिति है वो भी एक दूसरे से अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं गिरीश चंद आर्य सर का, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ के। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं आदित्य मिश्रा जी, डायरेक्टर एंड CEO CIEL HR के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे।
गिरीश सर, बड़ा जटिल वेतन ढांचा है हमारे देश में सर। अलग अलग राज्यों और अलग अलग कामों के लिए लगभग 2000 के आसपास न्यूनतम वेतन दरें हैं। देश के मजदूर हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि उनका हक क्या है क्या नहीं है, और उनकी असली जो हक है वो ये भ्रम उनको जानने ही नहीं देता है कि दरअसल उनके हक में कौन सी बात जा सकती है। एक भ्रम की स्थिति सर वेतन को लेकर क्यों है? आपका पहला एनालिसिस इस पूरे प्रकरण के बाद क्या निकल रहा है? देखिए दीपक जी, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर जो है हर प्रदेश में हर उद्योग में भिन्नताएं हैं, मगर फिर भी मजदूर तो मजदूर है और मजदूर को आजीविका चलाने के लिए एक निश्चित वेतन चाहिए होता है। अभी तक जो सिस्टम हमारा चल रहा था, दुर्भाग्य ये है कि इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, और जो एक सिस्टम होना चाहिए, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम होना चाहिए, ट्राइपार्टिटिज्म का सिस्टम होना चाहिए, वो धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट हो रहा है। अभी जो है जो सारा सिस्टम चल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए अभी सरकार ने 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट किया है, जिसमें सबसे पहला और ऐतिहासिक जो कोड है वो कोड ऑन वेजेज ही है। उस कोड ऑन वेजेज पर ये जो तय किया जाएगा कि एक मिनिमम फ्लोर, नेशनल फ्लोर वेज तय किया जाएगा, जिसमें जो है जैसे आपने कहा कि अलग अलग प्रदेशों में कितने तरह के वेजेज हैं, कुछ गिनती नहीं है। तो जो नेशनल फ्लोर वेज होगा उससे कोई प्रदेश कम नहीं करेगा, मगर वो जब इम्प्लीमेंट होगा हम तब की बात है, क्योंकि वो ऑफिशियली तो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन का एनफोर्समेंट हो चुका है, मगर स्थिति जमीन पर बिल्कुल भिन्न है। इसमें जो है सरकार को बहुत गंभीरता के साथ मजदूरों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अभी जो है आप कैसे तुलना कर सकते हैं। देखिए क्या सिस्टम है कि यदि आप जो है यूपी में आ जाएं, नोएडा में आ जाएं, तो मिनिमम वेजेस जो हैं उसके हैं 13,690 अभी जो डिक्लेयर किया है, और ज़्यादा से त्रिलोकपुरी में आ जाएं तो वो हैं 19,846 रुपये। कोई महंगाई में अंतर नहीं है, कोई किसी चीज़ में नहीं है, बल्कि नोएडा त्रिलोकपुरी से ज़्यादा महंगा है। तो ये जो है ये व्यवहारिक सिस्टम नहीं है, हमको वैज्ञानिक सिस्टम अपना डेवलप करना पड़ेगा, मजदूरों की वास्तविक समस्याओं को समझना पड़ेगा। बट दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत कहाँ है? हर तरह की सरकारें हमने देखी हैं और हर सरकार कहती है कि साहब हम तो मजदूरों के उत्थान के लिए, हाशिए पर पड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए, अंत्योदय तक जाने के लिए, और जब हम देखते हैं कि मजदूरों को अपने हक हकूक के लिए सड़कों पर आज भी उतरकर लाठी खानी पड़ती है। ठीक है, आपने उसके बाद उनका वेतन बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन ये पहले भी तो हो सकता था। बोर्ड्स आप बनाने की बात कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं? हाँ, ये कहाँ पर आपको कमी लगती है? दीपक जी, मैं दीपक जी वही कह रहा हूँ कि जब जो है मजदूर संगठन सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर के जाते हैं और बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पर सरकार कॉन्ग्निजेंस नहीं लेती, क्योंकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हैं। जब जो है लाठीचार्ज होता है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है। पर मेरी एक बात है, आपको मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे को 45 साल इस क्षेत्र में हो गए, श्रमिक क्षेत्र में काम करते हुए। मैं खुद भी एक कर्मचारी रहा हूँ जी। मजदूर ना कभी अपनी फैक्ट्री को आग लगाएगा, ना मजदूर किसी सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा, मगर जो अनियंत्रित जो आंदोलन है, वो अनियंत्रित आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि आजकल सरकारों ने एक नियम बना लिया है कि उद्योगपतियों के दबाव में ट्रेड यूनियन को एलिमिनेट किया जाए, ट्रेड यूनियंस को खड़ा नहीं होने दिया जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज अगर नोएडा के अंदर इन सब फैक्ट्रियों में ट्रेड यूनियन होती, तो ट्रेड यूनियन के माध्यम से, अब बात करें तो किससे करें? अब ये भीड़ जो है, हजारों की भीड़ है, उसमें से प्रशासन किसी से बात करना चाहता है तो किससे बात करे? तो ये जो है सरकार को निश्चित रूप से तो सर आपको लगता है कि सरकार ने एक तरह से हम लोकतांत्रिक सुधारों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नए कानूनों के जरिए हड़ताल के अधिकार हो गए, या ट्रेड यूनियनों का एक तरह से दमन हो रहा है सर, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है? मैं आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ बताता हूं कि वास्तव में जो ट्राइपार्टिटिज्म है उसके ना होने के कारण एक मिसअंडरस्टैंडिंग
आपस में एक जो विश्वास पैदा होना चाहिए वो विश्वास नहीं हो रहा है। तो मेरा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि जो है तुरंत आईएलसी बुलाई जाए, तुरंत यूनियनों पर लगी रोक को खोला जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसी नोएडा का। चूंकि वो बीएमएस के साथ एफिलिएटेड थे लोग, हमने हॉलैंड ट्रैक्टर में यूनियन बनाई। हॉलैंड ट्रैक्टर में यूनियन बनाई, 4 तारीख को यूनियन डिक्लेयर की, 5 तारीख को 5 ऑफिस बेयरर्स को टर्मिनेट कर दिया और 1 महीने के अंदर उस यूनियन को डीरजिस्टर्ड कर दिया। यदि जो है हमने उसमें नियंत्रित नहीं रखा होता या वो जो है हमसे एफिलिएट नहीं होते तो हॉलैंड ट्रैक्टर में इससे बुरी स्थिति होने वाली थी। मगर हमने संयम बरता और हमने किसी तरह से, क्योंकि जब भी कोई मजदूर आंदोलन होता है तो असामाजिक तत्व भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब ये किसकी जिम्मेदारी है सर? आप सही कह रहे हैं, इस तरह के आंदोलन कब उग्र हो जाएं? भूखा पेट मजदूर का सर, उसको नहीं पता है कि उसकी भूख की ये आग, उसका विरोध का जो तरीका है, कब जाकर किन परिस्थितियों में, और आपने सही कहा कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं और कई बार इस तरह के आंदोलनों को दबाने के लिए भी असामाजिक तत्वों को घुसा दिया जाता है। तो कब वो उग्र हो जाए किसी को नहीं पता। लेकिन आप जो कह रहे हैं, बातचीत जो आप कह रहे हैं, बार बार ट्राई पार्टी डायलॉग जो आप कह रहे हैं, त्रिपक्षीय वार्ता, यानी कि सरकार जो नियोक्ता है और जो श्रमिक संगठन है या जो श्रमिक हैं, ये इतने बड़े देश में सर, ये इन तीनों का एक मंच पर बैठना, बातचीत करना, ये इतना दूभर क्यों है सर? ये मिस्ट्री क्यों है? इसके लिए आवाज क्यों उठानी पड़ रही है? ये स्वतः एक सिस्टम क्यों नहीं है? यस सर। दीपक जी, मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं कि एक फैशन चल गया है। हाँ। कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बाउंसर रखने लगे हैं। बिल्कुल। कि यदि कोई मजदूर अंदर कोई आवाज उठाना चाहता है तो उस बाउंसर के द्वारा उसको उठाकर फेंक देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। आपको यदि याद हो तो मारुति का जो गुड़गांव मनेसर में जो मारुति का कांड था, उसमें जनरल मैनेजर को लोगों ने मार दिया था, आग लगा दी थी, क्योंकि उन जो ट्रेड यूनियन के लोग थे उन पर बाउंसर्स ने अटैक किया था। तो मैं सरकार को, प्रशासन को बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। भारतीय मजदूर संघ इस देश का सबसे बड़ा संगठन है, एक जिम्मेदार संगठन है। हम पूरी व्यवस्थाओं को बनवाने में पूरा सहयोग करेंगे, मगर जो है जो यूनियनें गठित करने में जो प्रतिबंध है या यूनियन बनने के बाद में जिन लोगों को निकाल दिया जाता है। मैं एक वीडियो सुन रहा था, आप ही के चैनल से एक वीडियो सुन रहा था, तो लोग कह रहे थे कि आज हम यहाँ खड़े होकर के सड़क पर आवाज़ उठा रहे हैं, अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कल को हमारी फोटो लेकर के हमको कल को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो एक लोकतांत्रिक देश में यदि हम अपनी आवाज़, जो हमारे पास उत्पीड़न हो रहा है, हमारे पेट की आग है, उसको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे? आप बताइए, नोएडा में 13,000 रुपये में मकान किराए पे लेकर के कोई गोंडा से आया है, कोई जालौन से आया है, तो वो कैसे अपना गुजर बसर नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ये नोएडा जैसे शहरों में 13-14,000, 12,000, 10,000 में एक परिवार का सम्मानजनक गुजारा तो हो जाएगा। अगर सिर्फ सांस लेना है तब तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन सम्मानजनक गुजारा भी तो चाहिए। तो सरकार कैसे इसको वो करेगी? सम्मानजनक वेतन की बजाय भुखमरी से बचने भर का वेतन की बात हो गई ना। ये तो आप बस उनके मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा दे रहे हैं। हाँ। ये पूरा मैं अब सर हमारे आज के दूसरे मेहमान, उनका भी रुख करूंगा। मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आदित्य मिश्रा जी के पास मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अभी आइए आदित्य मिश्रा जी, आप सर बताइए, क्या देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाम ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, आई मीन एक तरफ वैश्विक मंचों पर हर तरह की सरकारें, किसी एक सरकार की बात नहीं है, अपने अपने कार्यकाल में हर सरकार ये दावे करती है, जैसे हमने आपको बताया कि वो मजदूरों के हित में काम कर रही है, अंत्योदय की बात कर रही है, हाशिए पर पड़े हुए लोगों की बात कर रही है। लेकिन जो मजदूर हैं उनके अधिकारों की कीमत, उनका जो काम है उसके मुताबिक उनके वेतन, ये विसंगति आज तक लगता है दूर नहीं कर पाए हम सर। कहाँ आपको दिक्कत लग रही है? ये देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो गया है ओवर टाइम, क्योंकि इतने सारे लेबर लॉज हैं और लेबर जो सब्जेक्ट है वो सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा एडमिनिस्टर होते थे पहले। अभी जो 1 अप्रैल से नए लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन उनके कुछ रूल्स आने बाकी हैं। जैसे अभी हमारा चर्चा हो रहा था कि जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है उसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। अभी देखिए, जो हमारा परिस्थितियां जो हैं, जो एलपीजी का कॉस्ट बढ़ गया है, लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, जो लिविंग कंडीशंस के जो चैलेंजेस हैं
तो जो फ्लोर वेजेस जो होने चाहिए, अभी तो गवर्नमेंट खैर वो बहुत सारे कंप्लेंट्स आए तो उसके दबाव में कुछ चेंज कर दिया है मिनिमम वेजेस, लेकिन जैसे आपका रिपोर्ट ने बताया कि उतना चेंजेस भी मिनिमम वेजेस जो चेंज हुआ वो भी काफी नहीं है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में मिनिमम वेजेस अलग हैं। तो हमारा सेंट्रल मिनिमम वेजेस ये सेटल होना बहुत जरूरी है। उसका एक मेथड होना चाहिए कि रीजन टू रीजन जो वेरिएशंस हैं, जो विविधताएं हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए वो वेजेस कैसे फिक्स हो जाए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। हाँ। सेकंड पॉइंट जो है, ओके, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है, एम्प्लॉय रिलेशंस, एम्प्लॉयर्स को, इंडस्ट्री को मजदूरों का जरूरत है और हमारे मजदूरों को इंडस्ट्री का हेल्दी कंडीशंस भी जरूरत है। दोनों के बीच में जो ट्रस्ट होना चाहिए, जो आपस में जो डिग्निटी और रेस्पेक्ट रहना चाहिए, उसका वो एनवायरनमेंट सेट करने के लिए कुछ कंडीशंस के जरूरी होते हैं। वो कंडीशंस शायद इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। ये दो सिचुएशन हमारा ठीक हो जाए तब हमारा वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छा बनेगा। जो बट क्या जी आदित्य सर, ये क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? जैसे मतलब मैं तो बहुत सिंपल नजरिए से, एक आम आदमी के नजरिए से सोचता हूं कि महंगाई बढ़ती है तो सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली उनका बढ़ जाता है, लेकिन प्राइवेट में, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। ये मतलब ये सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हम बार बार कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें यूनिवर्सल इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस की बात हो, क्या ये लागू करना अब तो सरकार ये भी कह रही है कि हमने फॉर्मलाइजेशन भी कर दिया है, संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है सर अगर आप यूनिवर्सल इंडेक्सेशन कर देंगे वेजेस का? नहीं, ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसको लागू करने के लिए पहले तो इंटेंट की जरूरत है और एक कंसेंसस की जरूरत है। तो उसके बेसिस पर वो प्राइसिंग और कॉस्ट वो दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा और हमारा एक पॉलिसी का कंसिस्टेंसी रहे। और जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, हर कोई एम्प्लॉयर के पास वही कंडीशन नहीं है। आप देखिए जो ये मजदूरों का जो आंदोलन है वो हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कंपनी में नहीं होता है, तो सबका वर्किंग कंडीशंस अलग होते हैं। और जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना और जो वेजेस लेवल को एस्टैब्लिश करना, जो बेनिफिट्स देते हैं कंपनीज, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। मिस्टर सर, आपके बहुत सारे कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं लगता है सर कि हमारे हिंदुस्तान में सर मजदूर हों या कामगार हों या श्रमिक हों और जिस भी कैटेगरी के हों, ऐसा नहीं लगता है सर कि हम इन सब को एक रिसोर्स मानते हैं? और आप कॉर्पोरेट के पन्ने भी जब आप निकालेंगे, प्रेजेंटेशंस वगैरह भी देखेंगे, तो इनको हेडकाउंट्स, रिसोर्स और कॉस्ट, लागत के नजरिए से देखा जाता है, जबकि किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं, ये बराबर के भागीदार हैं। ये बहुत सारे देशों में को डिटर्मिनेशन का जिस तरह का मॉडल है, जहां कंपनी के बड़े फैसलों में मजदूरों की राय ली जाती है, ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं दिखता सर? यहां की फैक्ट्रियों में, यहां की कंपनियों में क्यों नहीं दिखता? वो दिखना चाहिए। और जो सब प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं जिनका मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव थिंकिंग में बिलीव करता है, वो लोग वर्कर पार्टिसिपेशन, हमारे जो लेबर लॉज में प्रोविजंस हैं, कैसे वर्कर्स कैसे पार्टिसिपेट कर पाए मैनेजमेंट में, इसलिए वो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेथड्स थे सब पहले, वो सब मेथड्स को कैसे लागू किया जाए और कैसे वो स्पिरिट में कंपनी को चलाया जाए, वो सबसे जरूरी होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के तो सर अभी हमारे गिरीश चंद आर्य जी बता रहे हैं कि जिस उभरते हुए देश में कलेक्टिव बार्गेनिंग का डेमोक्राइजेशन होना चाहिए था, वहां हमने मजदूरों के यूनियन बनाने को विकास में बाधा मान लिया। यही बात तो सर कह रहे हैं आर्य सर। क्या ये ऐसा मॉडल जिसमें हम ग्रोथ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम मजदूरों को यूनियन बनाने में, इकट्ठा होने के लिए
हम विकास में, जीडीपी में, नंबर्स में बाधा मान रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है सर हमारा विकास का ये जो मॉडल है इसमें दोष है, ये दोषपूर्ण है? मेरे लिए क्वेश्चन, मैं आर्य सर से जानना चाह रहा था। जी हाँ जी दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो सेगमेंट हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। इन सब के जो है नेचर में अंतर है। जो पब्लिक सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइज्ड में भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, मगर जो पब्लिक ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं मैं उनकी विशेष रूप से बात कर रहा हूँ। अभी जो है क्या कारण है, मजदूर को भी दिखाई देता है कि वही मजदूर उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस मालिक के लड़के के पास BMW का भी एडवांस मॉडल आ जाता है, उसके रोटी में से भी जो है दाल निकल जाती है। तो उसको बैलेंस हमको करना होगा, बहुत व्यवहारिक तरीके से हमको सोचना होगा कि यदि जो है भारत को विकसित बनाना है तो मजदूरों को छोड़ करके भारत को विकसित नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस मजदूरों की भागीदारी हम भारतीय मजदूर संघ औद्योगिक परिवार की संकल्पना लेकर चलते हैं। हम तो मालिक को अपना गार्जियन मान करके चलते हैं, मगर गार्जियन को भी अपने बच्चों की परवाह करनी होगी। अभी तक जैसा चल रहा था वैसा सब चलने वाला नहीं है। ये जो आग है पेट की, ये कुछ भी कराने पर मजबूर करती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि सरकारें इस पर कर रही हैं। अभी जरा जो नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज है वो डिसाइड होगा तो सारे स्टेट्स उससे बाउंड हो जाएंगे कि वो उस मिनिमम फ्लोर वेज से नीचे वो कोई पेमेंट नहीं कर पाएगा, मगर अभी देर हो रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ की कमी है बहुत बड़ी कि हमने इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया और इंस्पेक्टर को कह दिया इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। पर फैसिलिटेटर क्या है कि वो कहीं जा ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि 0.5% आप इंस्पेक्शन जारी रखिए ताकि मालिक को थोड़ा डर रहे। अभी किसी मालिक को कोई डर नहीं है। 100 फैक्ट्रियों में से रैंडम आप 5 फैक्ट्रियों में जो है वो कर दीजिए इंस्पेक्शन, तो 95 वैसे ही डर जाएंगे। अभी कोई डर नहीं है, इसलिए जो उनके मन में आता है वही करते हैं। 12 घंटे काम कराते हैं, 8 घंटे की सैलरी देते हैं, संडे को काम कराते हैं, उसका कोई डबल ओवर टाइम नहीं देते हैं। तो वर्कर जो मांग रहे हैं, मैं वर्कर्स की डिमांड का 100% सपोर्ट करता हूँ, मगर किसी भी तरह की हिंसा कोई वर्कर कर नहीं सकता। हिंसा की में जो है बट सर इस पे एक सर, बिल्कुल सर, देखिए हिंसा तो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जाए, लेकिन ये जो संवाद की कमी दिखती है, आपको नहीं लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां, एक मैं आपका छोटा सा नजरिया समझना चाह रहा था, ये जो बार बार कहा जाता है कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, अगर इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया और ये होना भी चाहिए था, ईज ऑफ डूइंग को हमने आगे बढ़ाना है, तो स्वाभाविक रूप से ये घड़ी घड़ी उगाही का एक सिस्टम इंस्पेक्टर राज में बन गया था। लेकिन इसमें सर एक दिक्कत ये है कि अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि मालिक ही अब खुद घोषित करेंगे कि कौन से नियम होंगे, और वे नियमों का पालन कर रहे हैं तो वो खुद ही का अपना चेक कर रहे हैं बिना, जैसे हमने कई बार देखा है मजदूरों से 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में भी ये बात उभर कर सामने आई, ओवर टाइम का भुगतान नहीं हो रहा है, आप 12-12 घंटे काम करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि बीच में एक चेक जरूर होना चाहिए, वो इंस्पेक्टर राज जैसा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेक हो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पुलिस का जो है सिपाही चौराहे पे खड़ा होता है, हमें सबको मालूम है कि वो पकड़ करके वो भी पैसे लेता है जी। तो पुलिस का सिपाही अगर पैसे दे रहा है तो क्या हम पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर दें? हमें मालूम है कि इनकम टैक्स में भी जो है लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बंद कर दें? तो मालिकों पर भी कोई चेक रहे, उनको भी कुछ डर रहे, ऐसा हो ताकि वो वर्कर्स का शोषण नहीं कर पाएँ। 5 लोगों का करें, 100 को एक मैसेज चला जाए कि कभी भी तुम्हारा भी इंस्पेक्शन हो सकता है, तुम्हें भी हैवी पेनल्टी लग सकती है। अभी क्या है, जो निर्धुंध हो गए, जो बाउंसर्स के बल पे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हैं, तो मैं एम्प्लॉयर्स को भी विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करता हूं जी कि ये सृजक हैं, आपकी संपत्ति को मल्टीप्लाई करने वाले लोग हैं। आप जो है केवल अपने बच्चों के सुख सुविधा के लिए ही मत सोचिए। बाउंसर्स को जो पैसा देते हैं, पुलिस को जो पैसा देते हैं, कहीं प्रशासन में जो पैसा खर्च करते हैं, ईमानदारी से पैसों को इन मजदूरों पर खर्च कर दीजिए। मजदूर आपसे संतुष्ट होगा और आपकी इंडस्ट्री और
दिन दुना चार रात चौगनी बढ़ेगी। ये संवाद की कमी है जी। बिल्कुल जो बाईपार्टिसन सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल फेल हो चुका है। जब तक उसको दोबारा से स्थापित नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि ये जो है धीरे धीरे करके पूरे देश में चलता जाएगा। हमारा देश जो है इस समय पूरी दुनिया में इतने व्यवधानों के बाद भी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, ये ग्रोथ हमारी कहीं रुक ना जाए, तो इसमें राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी बहुत चिंता करनी पड़ेगी। केवल आंदोलन हो, तोड़फोड़ हो, तभी आप जगेंगे, ऐसा उचित नहीं। एब्सोल्युटली। जिस तरह की जब घटनाएं सामने आए तब जाके बहस हो, तब जाके आप वेतन भी बढ़ाएं और तमाम तरह के कदम भी उठाएं, ये पहले हो जाने चाहिए। एक आखिरी चीज़ मिश्रा सर, मैं आपसे बस आखिरी चीज़ यही पूछ रहा था सर कि इस गवर्नमेंट में हमने देखा कि रैशनलाइजेशन ऑफ लॉ भी हुआ, 29 कानूनों का जो हमने रैशनलाइजेशन देखा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई है, गिग और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए भी कई अच्छे कदम उठाए गए हैं। बट इसके बावजूद हमें जो अपने मजदूरों की सुरक्षा का, सामाजिक सुरक्षा का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि एक बैलेंस चाहिए हमें इंडस्ट्रियलिस्ट, एम्प्लॉयर्स और जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, इन तीनों के बीच में हमें एक बैलेंस चाहिए। और उसको जितना बैलेंस्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करते हैं हम, तभी हमारा देश का कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। जो हमारा ड्रीम्स हैं 2047 में जो विकसित भारत होगा, वो ड्रीम अचीव कर सकते हैं। कोई ये तीनों में से किसी एक चीज को हम अनकंट्रोल छोड़ दें, तब वो ये ड्रीम्स अचीव नहीं हो सकते हैं। हमें एक बैलेंस्ड मैनर में तीनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। हम तीनों यूनिट के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि हम एक दिशा में एक बैलेंस्ड मैनर में आगे बढ़े। एब्सोल्युटली। तो बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना होगा। एक तरफ ग्रोथ का भी आपको ध्यान रखना है, ईज ऑफ डूइंग का भी ध्यान रखिए, लेकिन ईज ऑफ लिविंग का भी आप रखें। और लिविंग लाइफ जो डिग्निटी के साथ जो जीवन जिया जाता है, सम्मान के साथ जो जीवन जिया जाता है, वो भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। ऐसा जीवन हमको मजदूरों का, तब जाके शायद हम एक बेहतर विकास मॉडल की अवधारणा के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। आर्य सर धन्यवाद, आदित्य मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट रिमार्क मैं भी देना चाहता हूँ, एक लास्ट। अच्छा बोलिए सर, बोलिए संक्षेप में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई ऐसी बहुत ज़्यादा निराशा की आवश्यकता नहीं है। अभी जो 4 कोड आए हैं उनमें सोशल सिक्योरिटी और कोड ऑन वेजेस, ये युगांतकारी हैं। नहीं वो ठीक है। देखिए मैंने तो कहा ही ना सर, जो सरकार ने अच्छा काम किया हम तो उसकी तारीफ कर रहे हैं सर, लेकिन ये आंदोलन बताते हैं कि काम अभी बाकी है। ये आंदोलन बताते हैं कि काम अभी बाकी है। मैं क्या दीपक जी मेरी बात रहेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि इनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाया, हाँ इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो स्थिति वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए जो है सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर के इसको इन रियल सेंस, इन लेटर इन स्पिरिट इसको इम्प्लीमेंट करने में जोर लगाना चाहिए। आने वाले समय में ये स्थिति बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी।